गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 11 भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, जिस भाग 1 जिसमें हमने आपका लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। और लास्ट टॉपिक हमने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था ग्राफ कि ग्राफ से कैसे दूरी निकालते हैं, कैसे चाल निकालते हैं, कैसे त्वरण निकालते हैं, उन सब के बारे में हमने आपको बताया था। ये बताया था अगर दूरी हमें ग्राफ से निकालनी हो तो हम ये देखेंगे कि उसने कितना क्षेत्रफल घेरा है, तो उस क्षेत्रफल को हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी दूरी तय की है। और जब अगर हमें ग्राफ समय और स्थिति यानी विस्थापन के बीच दिया हुआ है तो उससे जो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी या जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा उससे हमें हमेशा चाल मिलेगी। अगर चाल और समय के बीच ग्राफ खींचा गया है तो उससे हमें हमेशा क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गति की समीकरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, और हर वर्ष बोर्ड में या आपके होम एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इससे कि गति की समीकरण से आप क्या समझते हैं, गति की समीकरण का निगमन कीजिए। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गति की समीकरण से आप क्या समझते हैं, गति की समीकरण कितने प्रकार की होती है, और ग्राफीय विधि से गति की समीकरण का निगमन कीजिए। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि गति की समीकरण से आप क्या समझते हैं, गति की समीकरण कितने प्रकार की होती है, और कलन विधि से गति की समीकरण का निगमन कीजिए। या क्वेश्चन कह देता है गति की समीकरण का निगमन कीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन से हमें क्या करना है? तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफीय विधि से गति की समीकरण को हल कीजिए, तो आप ग्राफीय विधि का उपयोग करेंगे जो हम आपको अभी पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको कलन विधि से पूछा जा रहा है तो आप कलन विधि का उपयोग करेंगे जो हम आपको अभी पढ़ाएंगे। अगर न तो ग्राफीय कहा गया है और ना ही कहा गया है कलन, और कहा गया है कि गति की समीकरण का निगमन करो, जब कोई भी नाम नहीं दिया हो, ना तो ग्राफ का नाम दिया हो ना ही कलन का नाम दिया हो, तो तब हमें यूज करना आप जो भी मर्जी उस विधि से आप समीकरण का निगमन कर सकते हो। ठीक है, कलन विधि से या ग्राफीय विधि से, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर नाम से दिया है कलन विधि दिया है तो फिर आपको कलन विधि करनी है, ग्राफीय विधि कहा गया है तो ग्राफीय विधि करनी है। ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमें गति की समीकरण 3 होती है। गति की कितने समीकरण होती हैं? 3। तो कौन कौन सी? v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v अंतिम वेग, s दूरी, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय है। यह आप लिख लेंगे, ये करके लिख लेंगे। जहाँ v क्या है? अंतिम वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, और s क्या है? चली गई दूरी या विस्थापन है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। 3 समीकरण पता चली गई। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हैं। तो एक ग्राफ हमने बनाया हुआ है, समय और वेग के बीच एक ग्राफ खींचा है हमने बताया था कि हमेशा x एक्सिस पे समय लेना है और y एक्सिस पे वेग विस्थापन ये लेना है। ठीक है, तो वेग हमने y एक्सिस पर लिया हुआ है, x एक्सिस पर हमने समय लिया हुआ है। तो ये हमारा जहाँ पर ये मूल बिंदु है। ठीक है, यहाँ से मूल बिंदु पर जो वस्तु का वेग है वो 0 0 होगा,
और हमने मान लिया कि कुछ समय बाद वस्तु बिंदु ए पर चली गई, जहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, स्मॉल ए हो गया। और फिर ये बिंदु सी पर चली गई, जहाँ पर इसका अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, इसको हमने पॉइंट को यहाँ मिला दिया तो ये हमें यहाँ पर v मिल गया। तो ये 0 a, ये o पॉइंट है, ये a पॉइंट, ये e पॉइंट। e पॉइंट पर अंतिम वेग v हो गया और a पॉइंट पर प्रारंभिक वेग u हो गया। और यहाँ से, और जब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया तो यहाँ से जो समय है वो कितना निकल के आया, t, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, t। यहाँ पर समय 0 और यहाँ पर कितना हो गया, t। तो यहाँ इन दोनों के बीच में समय कितना आ जाएगा, t-0 बराबर t। ठीक है, बाकी चीज़ें हम किससे निकालेंगे, बाकी चीज़ें हम निकालेंगे समीकरण से। जो हमने ये मान रखे हुए 1/at² ATU, ये भी किससे निकलेंगे, ग्राफ से। ये हमने मान पहले ही रखे हुए हैं, यहाँ पर देखना कैसे ये मान यहाँ पर रखे गए हुए हैं। और हमने यहाँ से चूँकि यहाँ प्रारंभिक वेग 0 है और यहाँ पर अंतिम वेग v है, तो यहाँ से पूरा ये d से लेकर c तक वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, कैपिटल V। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे ये निकल के आता है। तो यहाँ से ये 0 वेग है, यहाँ पर u वेग है, यहाँ पर v वेग है, तो यहाँ से यहाँ तक का कुल वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ग्राफ लेंगे वो समय और वेग के संबंध को बताएंगे। पहली समीकरण में तो माना एक समान त्वरण a से गतिशील किसी कण का वेग समय ग्राफ से प्रदर्शित है। ये एक वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। किसी क्षण t बराबर 0 पर कण का प्रारंभिक वेग u जो कि OA से प्रदर्शित है, यानी किसी समय t बराबर 0, यहाँ पर t कितना है, 0 है, और u भी कितना है, 0, वेग भी कितना है, 0। और कुछ t समय हुआ, t समय बाद बिंदु O से कहाँ चला गया, A पर, तो वहाँ पर वेग कितना आ गया, u। तो OA बराबर किसके है, स्मॉल u के है। किसके हैं, स्मॉल u के। चूँकि देखो ये ODBE एक आयत की तरह है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब O से A तक का मान कितना है, u, तो D से B तक का मान भी कितना होगा, u। तो ये मान हमने u यहाँ पर लिख दिया है। तो D से B तक का मान कितना लिखा, u। तो यह यहाँ पर u कैसे आया, पता चल गया। O से A तक का मान कितना है, UA है, OA के बीच की दूरी कितनी है, UA। और ODBA क्या है, आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब O से A तक का मान कितना है, u है, तो D से B तक का मान भी कितना होगा, u होगा। तो यहाँ पर ये u मान इसलिए आया है। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर O पर अब देखो ये t मान यहाँ पर कैसे आया, O पर कितना है, 0 है, और t पर कितना है, t, और दोनों में से t यहाँ घटाएंगे तो t-0 कितना बचेगा, t। तो O से D तक का मान कितना है, t, A से B तक का मान भी कितना हो जाएगा, t, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा कितनी होती है, बराबर। तो A से B तक का मान कितना आ गया, t, तो ये कितना आ गया, t। ठीक है, आई यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये t कैसे आया, पता चल गया। तो A से B तक का मान कितना है, t, और D से B तक का मान कितना है, u। ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे देखते हैं। OA से प्रदर्शित है, पुनः अंतराल t के बाद कण का वेग v हो जाता है, जो CD और EO से प्रदर्शित है। CD और EO से प्रदर्शित। तो यहाँ से देखो u है, u से कहाँ पर चला गया, e पर चला गया, तो यहाँ पर वेग कितना होगा, VE। तो जो यहाँ से कुल वेग हो जाएगा वो v हो जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 और यहाँ पर अंतिम वेग v, तो v-0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। तो EO और CD, तो इसका मान कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा मान कितना होगा, v। तो ये हमने लिखा हुआ है v। कहाँ से कहाँ तक का, C से D तक का, E से
ओ तक का। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता ढाल गतिशील वस्तु के त्वरण का परिणाम प्रदर्शित करती है। हमने आपको बताया था जब अगर हम समय और वेग के बीच क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो उससे हमें क्या मिलती है, त्वरण मिलता है। क्या मिलता है, त्वरण। तो कण का त्वरण बराबर हो जाएगा सरल रेखा AC। तो ये जो सरल रेखा ये AC है, यही तो त्वरण बताती है समय वेग ग्राफ से। तो सरल रेखा AC, ठीक है। तो यहाँ से त्वरण A बराबर कितना हो जाएगा, CB बटे AB, यानी CB बटे AB, क्योंकि tan थीटा हमें निकालना है। प्रवणता क्या होती है, m बराबर tan थीटा होता है। प्रवणता पढ़ा होगा कक्षा 10 में, m बराबर tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, CB, आधार कितना है, AB, तो CB बटे AB। तो त्वरण का मान कितना आ गया, A बराबर CB बटे AB। और CB, ये CB है देखो, और CB को हम क्या लिख सकते हैं, इस CB को DC माइनस DB लिख सकते हैं। यानी इस पूरी लाइन में से, इस CD से अगर हम ये घटा दे तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा। तो CB को हम क्या लिख सकते हैं, हम CB को लिख सकते हैं DC माइनस BD। क्या लिख सकते हैं, सॉरी CD, इसको BC को हम CB को हम लिख सकते हैं DC माइनस BD। यानी DC में से अगर हम BD घटा दे तो ये बचेगा हमारे पास BC। तो हमने CD, तो यहाँ पर CB को क्या लिख लिया, CB को हमने लिख लिया CD माइनस DB बटे OD। और CD का मान कितना दिया हुआ है, CD का मान है V। देखो C से D तक का मान कितना है, V, ये आ गया। और B से D तक का मान कितना है, U है। और OD का मान कितना है, O से D का मान T, क्योंकि ये T है तो T। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर ये इधर चला जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया A बराबर V माइनस U अपॉन T। इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो हमारे पास बचेगा V माइनस U बराबर AT। और V बराबर कितना आ जाएगा, इस U को इधर भेज देंगे, U प्लस AT। कितना आ गया, V बराबर U प्लस AT। तो जो V है वो दो भागों से मिलकर बना है, U से और AT से। U तक का, यहाँ तक का तो हमें पता है U है, और जो बचा हुआ वो कितना आ जाएगा, AT। तो यहाँ पर ये मान इसलिए AT लिखा हुआ है, किससे, इस वाली समीकरण से, कि जो V है वो किन दो भागों से मिलकर बना है, U से और AT से। इतना भाग तो U है, और जो बचा हुआ भाग वो क्या आ जाएगा, AT। तो यहाँ पर AT मान इसलिए लिया गया है AT। तो V बराबर U प्लस AT। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये गति की हमें प्रथम समीकरण प्राप्त हो गई, V बराबर U प्लस AT। अब हमें निकालना है दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण को हम कहते हैं स्थिति समय संबंध, क्योंकि उसमें स्थिति S होता है और समय T होता है, उसमें और कुछ नहीं होता, इसलिए हम उसको स्थिति और समय संबंध कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि S निकालना है तो दूरी निकालनी पड़ेगी S। और चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि किस कण ने कितना क्षेत्रफल कवर किया है। अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले तो हमें क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं, कण 0 पर था और चलकर कहाँ पर चला गया, C पर चला गया। तो यहाँ से इतना एरिया उसने कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ और यहाँ इतना एरिया कवर किया उसने, इतना क्षेत्र। अगर ये क्षेत्रफल हम निकाल ले इतना, भाई देखो क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ से था O पर था और चलकर कहाँ पहुँच गया, C पर। तो अगर इतना एरिया कवर करा उसने, ठीक है। तो अगर ये एरिया हमें पता चल जाए, ये सारा एरिया, ये वाला एरिया, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी दूरी तय की है। और जब ये इतना एरिया है ये वाला, तो ये दो एरिया से मिलकर बना है, एक तो आयत से और एक
त्रिभुज से। ऊपर देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है और नीचे ये एक आयत बन रहा है। तो अगर इस आयत का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगी, चली गई दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से दिखा हुआ है कि s बराबर समय वेग एम समय x के बीच क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, OACBDO, यानी हम कहाँ से चलने गए, O से चले, O से A तक गए, A से C तक गए, C से B तक, B से D तक और D से फिर कहाँ पर आ गए, O तक। तो इतना क्षेत्रफल हमें निकालना है, O से A, A से C, C से B, B से D। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि OACBD का क्षेत्रफल, और इसमें क्या है, दो क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक आयत का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल प्लस आयत ABDO का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे पास S बराबर चल रहे हैं 1/2 एज इट इज आधार AB। तो आधार कहाँ है, आधार ये रहा हमारा AB। AB का मान कितना है, T। तो यहाँ पर AB का मान कितना रख दिया, T। BC लंब का मान कितना है, 80। अभी निकालना हमें गति की समीकरण 1 से, तो BC का मान कितना आ गया, 80। तो हमने यहाँ पर BC का मान कितना रख दिया, 80 प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई हो गई O से D तक की और ये चौड़ाई हो गई B से D तक की, या O से A तक कह सकते हैं, O से A तक कह सकते हैं चौड़ाई, और A से B तक क्या कह सकते हैं, लंबाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, चौड़ाई तो हमारे पास U और लंबाई कितनी है, T। तो ये चौड़ाई इंटू लंबाई, लंबाई कितनी है T और चौड़ाई कितनी है U। तो लंबाई की जगह T लिख दिया, चौड़ाई की जगह U। सोल्व कराएंगे इसको तो 1/2 ये AT² हो जाएगा, U प्लस AT बचेगा। तो S बराबर कितना आएगा, 1/2 AT² प्लस UT। ये क्षेत्रफल किसका है, आयत का। ये क्षेत्रफल किसका है, त्रिभुज का। तो ये देखो हमने यो UT इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है, आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल भाई ये लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा, UT। तो आयत का क्षेत्रफल UT और 1/2 AT², ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 AT²। तो ये समझ आ गया AT² यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हमारे पास गति की दूसरी समीकरण भी हमें मिल गई। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देंगे, UT पहले और 1/2 AT² बाद में। तो हमें S बराबर क्या मिल गया, UT प्लस हाफ AT²। तो ये हमें क्या मिल गई, गति की दूसरी समीकरण हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, पुनः अब हमें क्या बताना है, स्थिति और वेग में संबंध बताना है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण t सेकंड में चली गई दूरी, तो S बराबर ACBO का क्षेत्रफल, तो S बराबर AO प्लस CD बटे 2 गुणा OD। तो यहाँ पर मान रख देंगे, इसका मान रखने पर S बराबर 1/2 AO का मान U प्लस V OD का मान T। तो और गति की प्रथम समीकरण से T का मान निकाल लेंगे, V माइनस U अपॉन A। तो 1/2 U प्लस V गुणा V इंटू अपॉन A। तो ये दो वर्गों का अंतर हो जाएगा, तो इसको V² माइनस A² लिख देंगे अपॉन 2A की गुणा उधर। तो यहाँ से V² बराबर आ जाएगा U² प्लस 2AS। इस तरह से तीसरी गति की समीकरण भी हमें प्राप्त हो गई। तो ये थी हमारी ग्राफीय विधि से गति की समीकरण को हल करना। बहुत ही आसान है, इसको आप 1-2